आज हम पाठ 3 का अगला जो पार्ट है, पीछे हमने सांस्कृतिक वर्चस्व किया, उससे निपटने के लिए अमेरिकी शक्ति के रास्ते में जो अवरोध आ रहे हैं, अवरोध आ रहा है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। उससे निपट हम जो वर्चस्व है, अमेरिकी वर्चस्व, उससे हम किस प्रकार से निपट सकते हैं, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। पाठ 3 का ही हिस्सा है, क्योंकि हम पीछे वर्चस्व के बारे में पढ़ चुके हैं। कक्षा 12 के राजनीति विज्ञान का पाठ 3, अमेरिकी शक्ति के रास्ते में क्या क्या अवरोध है, कि अमेरिका की शक्ति किस तरह से बाधित हो रही है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 2 ध्रुवों का उदय, उसके बाद 2 ध्रुवों में से एक ध्रुव का अंत, 2 ध्रुवीयता का अंत, और सिर्फ वर्चस्व के रूप में अमेरिका का उदय। इसमें अमेरिका के वर्चस्व के सामने क्या अवरोध या क्या रुकावट आ रही है, उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। इतिहास बताता है कि साम्राज्यों का पतन उनकी अंदरूनी कमजोरियों के कारण होता है। ठीक इसी तरह अमेरिकी वर्चस्व की सबसे बड़ी बाधा खुद उसके वर्चस्व के भीतर मौजूद है। अमेरिकी शक्ति की राह में 3 अवरोध हैं। 11 सितंबर 2001 की घटना के बाद के सालों में ये व्यवधान एक तरह से निष्क्रिय जान पड़ते हैं, लेकिन धीरे धीरे फिर प्रकट होने लगे हैं। पहला व्यवधान स्वयं अमेरिका की संस्थागत बुनावट है। यहाँ शासन के 3 अंगों के बीच शक्ति का बंटवारा है, और यही बुनावट कार्यपालिका द्वारा सैन्य शक्ति के बेलगाम यानी बिना रोक टोक के इस्तेमाल पर अंकुश लगाने का काम करती है। अमेरिका की ताकत के आड़े आने वाली दूसरी अड़चन भी अंदरूनी ही है, क्योंकि जब तक अंदरूनी अड़चनें नहीं आएंगी, कोई भी देश सिर्फ बाहरी ताकत से काबू में नहीं आता। इस अड़चन के मूल में है अमेरिकी समाज, जो अपनी प्रकृति में उन्मुक्त है, स्वतंत्र रहना चाहता है। अमेरिका में जनसंचार के साधन समय समय पर वहां के जनमत को एक खास दिशा में मोड़ने की भले कोशिश करें, लेकिन अमेरिकी राजनीतिक संस्कृति में शासन के उद्देश्य और तरीके को लेकर गहरे संदेह का भाव भरा हुआ है। अमेरिका में विदेशी सैन्य अभियान पर अंकुश रखने में यह बात पूरी कारगर भूमिका निभाती है। बहरहाल अमेरिकी ताकत की राह में मौजूद तीसरा व्यवधान सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में आज सिर्फ एक संगठन है जो संभवतः अमेरिकी ताकत पर लगाम कस सकता है, और इस संगठन का नाम है नाटो, अर्थात उत्तर अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। स्पष्ट है, अमेरिका का बहुत बड़ा हित लोकतांत्रिक देशों के इस संगठन को कायम रखने से जुड़ा है, क्योंकि इन देशों में बाजार मूलक अर्थव्यवस्था चलती है। इसी कारण इस देश की संभावना बनती है कि नाटो में शामिल अमेरिका के साथी देश उसके वर्चस्व पर कुछ अंकुश लगा सकते हैं। यूरोप के अंदर एक संगठन बनाया था जिसमें अमेरिका भूमिका निभा रहा था। नाटो के 12 सदस्य देश थे, और इनका मकसद था कि अगर इनमें से किसी एक पर भी 1949 में नाटो संगठन बनाया गया था, अगर उनमें से किसी एक पर भी हमला हो तो बाकी देश समझेंगे कि हमारे ऊपर भी हमला है, और सभी मिलकर के उसका सामना करेंगे। इसके दूसरी तरफ जो सोवियत संघ था, उसने भी वार्सा पैक्ट बनाया था 1955 में, लेकिन वो रूस के सोवियत संघ के विघटन के साथ ही समाप्त हो गया, उसकी भूमिका खत्म हो गई। तो अब यहाँ पर अमेरिका के भारत के साथ कैसे संबंध हैं, इस टॉपिक पर भी हम इसी लेसन में चर्चा करेंगे। भारत के साथ अमेरिका के संबंध, या अमेरिका के साथ भारत के संबंध।
अब यहाँ पर हम देखते हैं कि भारत के साथ अमेरिका के संबंध कैसे रहे हैं। शीत युद्ध के वर्षों में भारत अमेरिकी गुट के विरुद्ध खड़ा था, क्योंकि सोवियत संघ से भारत को काफी मदद मिलती थी और सोवियत प्रणाली को भारत मानता भी था, लेकिन पूरी तरह से भारत किसी भी गुट में शामिल नहीं था। इसलिए भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति तय की थी। इन सालों में भारत की करीबी दोस्ती सोवियत संघ से थी। शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ के बिखरने के बाद भारत ने पाया कि लगातार कटुतापूर्ण होते अंतरराष्ट्रीय माहौल में वह मित्र विहीन सा हो गया है। इसी अवधि में भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण करने तथा उसे वैश्विक अर्थव्यवस्था से जोड़ने का भी फैसला किया, क्योंकि जब हम अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण नहीं करेंगे तो हम आयात निर्यात इतना नहीं कर पाएंगे। इस नीति और हाल के सालों में प्रभावशाली आर्थिक वृद्धि दर के कारण भारत अब अमेरिका समेत कई देशों के लिए आकर्षक आर्थिक सहयोगी बन गया है। हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि हाल ही के सालों में भारत अमेरिका संबंधों के बीच दो नई बातें उभरी हैं। इन बातों का संबंध प्रौद्योगिकी और अमेरिका में बसे अनिवासी भारतीयों से है। दरअसल ये दोनों बातें आपस में जुड़ी हुई हैं। निम्नलिखित तथ्यों पर हम यहाँ विचार करेंगे, जिनसे हमें पता चलेगा कि भारत के अमेरिका के साथ कैसे संबंध है। नंबर 1, सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में भारत के कुल निर्यात का 65% अमेरिका को जाता है। भारत जो बाहर निर्यात होता है, हम किसी देश को बाहर सामान भेजते हैं, वो निर्यात होता है। और आयात होता है कि बाहर से कोई सामान जब हम मंगवाते हैं उसे आयात कहते हैं। तो हमारा जो सॉफ्टवेयर है उसका 65% हम अमेरिका को निर्यात करते हैं। जब कोई देश हमारा इतना सामान खरीद रहा है तो उसके साथ हमारे संबंध मधुर होंगे ही होंगे। बोइंग के 35% तकनीकी कर्मचारी भारतीय मूल के हैं। 3 लाख भारतीय सिलिकॉन वैली में काम करते हैं। सिलिकॉन वैली अमेरिका के अंदर है, जहां उद्योग धंधे बहुत ज्यादा मात्रा में हैं, तो 3 लाख भारतीय वहां काम करते हैं। उच्च प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में 15% कंपनियों की शुरुआत अमेरिका में बसे भारतीयों ने की है। यह अमेरिका के विश्वव्यापी वर्चस्व का दौर और बाकी देशों की तरह भारत को भी फैसला करना है कि अमेरिका के साथ वह किस तरह के संबंध रखना चाहता है। यह तय कर पाना कोई आसान काम नहीं। भारत में 3 संभावित रणनीतियों पर बहस चल रही है। नंबर 1, भारत के जो विद्वान अंतरराष्ट्रीय राजनीति को सैन्य शक्ति के संदर्भ में देखते समझते हैं, वे भारत और अमेरिका की बढ़ती हुई नजदीकी से भयभीत हैं। ऐसे विद्वान यही चाहेंगे कि भारत वाशिंगटन से अपना अलगाव बनाए रखे, क्योंकि भारत भी विश्व स्तर पर एक उभरती हुई ताकत है। कोई भी ये नहीं चाहेगा कि एक बड़ी ताकत के साथ दूसरी ताकत मिले तो दूसरे जो लोग हैं उनका वर्चस्व काफी कम हो जाता है। कुछ विद्वान मानते हैं भारत और अमेरिका के हितों में हेल मेल लगातार बढ़ रहा है और यह भारत के लिए ऐतिहासिक अवसर है। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति भारत की यात्रा पर आए, जिससे भारत के और ज्यादा संबंध सुधरेंगे। ये विद्वान एक ऐसी रणनीति अपनाने की तरफदारी करते हैं कि जिससे भारत और अमेरिका वर्चस्व का फायदा उठाए। वे चाहते हैं कि दोनों के आपसी हितों का मेल हो और भारत अपने लिए सबसे बढ़िया विकल्प ढूंढ सके। इन विद्वानों की राय है कि अमेरिका के विरोध को रणनीति व्यर्थ साबित होगी और आगे चलकर इससे भारत को नुकसान होगा, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि एक उभरती हुई ताकत एक बड़ी ताकत के साथ मिलकर फायदा उठाए। कुछ विद्वानों की राय है कि भारत अपनी अगुवाई में विकासशील देशों का गठबंधन बनाए,
कुछ सालों में यह गठबंधन ज्यादा ताकतवर हो जाएगा और अमेरिकी वर्चस्व के प्रतिकार के रूप में सक्षम हो जाएगा। शायद भारत और अमेरिका के बीच संबंध इतने जटिल हैं कि किसी एक रणनीति पर निर्भर नहीं रहा जा सकता। अमेरिका से निर्वाह करने के लिए भारत को विदेश नीति में कई परिवर्तन करने होंगे, जिसके कारण भारत अपनी रणनीति अच्छी बना सकता है, अर्थात अपना वर्चस्व दुनिया पर कायम कर सकता है। आगे हम टॉपिक करेंगे कि इस वर्चस्व से, अमेरिका का जो एक तरफा वर्चस्व है दुनिया पर, इस वर्चस्व से कैसे निपटा जाए। वर्चस्व से कैसे निपटा जाए। अब हम बात करते हैं कि अमेरिकी वर्चस्व से हम कैसे निपटें। पूरी दुनिया यही चाह रही है कि किसी न किसी तरीके से इनका वर्चस्व कम हो और हम भी दुनिया में उभर सकें। कब तक चलेगा अमेरिकी वर्चस्व? इस वर्चस्व से कैसे निपटा जा सकता है? ऐसे सवाल हर किसी के मन में आ रहे हैं। जाहिर तौर पर ये सवाल हमारे वक्त के सबसे झंझावती सवाल हैं। झंझावती होते हैं झंझोर देने वाले, सभी को एकदम से हिला देने वाले सवाल हैं। इतिहास में हमें इन सवालों के जवाब में कुछ सुराग मिलते हैं, लेकिन बात यहाँ इतिहास की नहीं, वर्तमान और भविष्य की हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ऐसी कई चीजें गिनी चुनी हैं जो किसी देश की सैन्य शक्ति पर लगाम कस सके। हर देश में सरकार होती है, लेकिन विश्व सरकार जैसी कोई चीज नहीं होती। अध्याय 6 में हम विश्व स्तर की सरकार के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर हम थोड़ा सा जिक्र करना चाहेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी कोई ऐसी ताकत है जो किसी देश पर लगाम लगा सकती है। सरकार विहीन राजनीति में कुछ कायदे कानून जरूर हैं जो युद्ध का कुछ अंकुश रखते हैं, लेकिन ये कायदे कानून युद्ध को रोक नहीं सकते। फिर शायद ही कोई देश होगा जो अपनी सुरक्षा को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के हवाले कर दे। तो क्या इन बातों से यह समझा जाए कि न तो वर्चस्व से कोई छुटकारा है, न ही युद्ध से कोई छुटकारा है। फिलहाल हमें यह बात मान लेनी चाहिए कि कोई भी देश अमेरिकी सैन्य शक्ति के जोड़ का नहीं है। भारत, चीन और रूस जैसे बड़े देशों में अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती दे पाने की संभावना है, लेकिन इन देशों के बीच आपसी मतभेद हैं। ये एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं, एक दूसरे के दुश्मन के रूप में सामने आ रहे हैं। अगर रूस, चीन और भारत मिलकर अमेरिका का सामना करें तो शायद अमेरिका को चुनौती दे सकते हैं, मगर इनकी आपसी फूट ऐसा नहीं करने देती। कुछ लोगों का तर्क है कि वर्चस्व जनित अवसरों के लाभ उठाने की रणनीति ज्यादा संगत है। उदाहरण के लिए आर्थिक वृद्धि दर को ऊंचा करने के लिए व्यापार को बढ़ावा, प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण, यानी दूसरे को अपनी टेक्निक के बारे में बताना और निवेश जरूरी है। और अमेरिका के साथ मिलकर काम करने से इसमें आसानी होती है, न कि उसका विरोध करने से। अगर हम उसका विरोध करेंगे, अपनी तकनीक के बारे में वो बताएगा नहीं, अगर उससे हमें कुछ ग्रहण करना है, कुछ जानना है, तो उसका साथी बनकर रहना पड़ेगा। ऐसे में सुझाव दिया जाता है कि सबसे ताकतवर देश के विरुद्ध जाने के बजाय उसके वर्चस्व तंत्र में रहते हुए अवसरों का फायदा उठाना कहीं ज्यादा उचित जान पड़ता है। इसे बैंडवैगन अथवा जैसी बहे बयार पीठ तैसी कीजे की रणनीति कहा जाता है, कि जैसी बयार बहती है, अर्थात जिस साइड की हवा चलती है हमें उसी साइड पीठ कर लेना चाहिए, अर्थात जिसका इस दुनिया में वर्चस्व है हमें उसका सहयोग प्राप्त करने के लिए उसके साथ अच्छे संबंध बना लेने चाहिए। देशों के सामने एक विकल्प ये भी है कि वे अपने को छुपा लें। इसका अर्थ होता है दबदबे वाले देश से यथासंभव दूर दूर रहना।
इस व्यवहार के कई उदाहरण हैं। चीन, रूस और यूरोपीय संघ सभी एक न एक तरीके से अपने को अमेरिकी निगाह में चढ़ने से बचा रहे हैं। इस तरह से अमेरिका के किसी बेवजह या बेपनाह क्रोध की चपेट में न आने से ये देश अपने आप को बचाते हैं और अपने आप का वर्चस्व बढ़ाने की कोशिश करते हैं। बहरहाल बड़े या मंझले दर्जे के ताकतवर देशों के लिए, मंझला होता है बीच का, जो अभी विकासशील हैं, यह रणनीति ज्यादा दिनों तक काम नहीं आने वाली। छोटे देशों के लिए यह संगत और आकर्षक रणनीति हो सकती है। छोटे देश किसी बड़े देश के साथ रह करके अपना फायदा ज्यादा उठा सकते हैं, लेकिन यह कल्पना से परे है कि चीन, भारत और रूस जैसे बड़े देश अथवा यूरोपीय देश जैसा विशाल जमावड़ा अपने को बहुत दिनों तक अमेरिकी निगाह से चढ़ने से बचा नहीं सकता। कितने दिन तक रूस, चीन और भारत अपने आप को अमेरिकी वर्चस्व से बचाए रखेंगे, क्योंकि ये इतने छोटे देश भी नहीं हैं कि अपने आप को छुपा सके, बचा सके। कुछ लोग मानते हैं कि अमेरिकी वर्चस्व का प्रतिकार कोई देश अथवा देशों का समूह नहीं कर पाएगा, क्योंकि आज सभी देश अमेरिकी ताकत के आगे बेबस हैं। आज अगर हम सभी इकट्ठे होकर यह मामला सामने लाते हैं कि किस प्रकार से अमेरिकी वर्चस्व से निपटा जाए, समूह में सभी कह देते हैं कि ठीक है हम निपटेंगे, लेकिन सभी अमेरिका की तरफ से सहायता प्राप्त करने के लिए गुप्त रूप से कुछ न कुछ संधियां करते रहते हैं। ओके, थैंक यू। आपको समझ आ गया होगा कि किस प्रकार से हमने अमेरिकी वर्चस्व के बारे में पढ़ा। अमेरिकी सैन्य, सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से बढ़त के रूप में है।